इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो पहले समझेंगे इसको क्या है कैसे है, फिर इसका प्रोविजन देखा जाएगा और फिर इसकी टैक्सेबिलिटी देखी जाएगी। ठीक है, जो ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम का जो सोर्स है, जो जरिया है, वो हाउस से है। जो लोग लैंडलॉर्ड हैं, ठीक है, मकान मालिक हैं जो लोग भी, और ये लोग अपना रूम या मकान किराए पे देते हैं, तो किराए की इनकम कमाते हैं, वही इनकी इनकम होती है। जैसे आप लोग भी कहीं रूम लेके रह रहे हैं तो किराया आप पे करते हैं ना, रेंट। तो जो आपका ओनर है, उस बिल्डिंग का जो ओनर है, मालिक है, वो हाँ ना, तो वो किराया रिसीव कर रहा है। जैसे आप दे रहे हैं, मान लो उसके कई सारे रूम है, सब वो पूरा मकान किराए पे दिया हुआ है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है ना, ये भी कॉम्प्लेक्स टाइप का है, कॉम्प्लेक्स समझ लो। तो सारा नीचे सब कटरा बना हुआ है, सारे उसमें कई डॉक्टर्स बैठे हैं इसमें, इस बिल्डिंग में कई दवा वाले हैं, बहुत से लोग हैं, एक ब्यूटी पार्लर वाला भी कोई है इसमें। तो सारे लोग क्या करते हैं, रेंट देते हैं। हाँ क्या है, हाँ एक डेंटल वाला डॉक्टर भी हैं, पेट के भी डॉक्टर यही बैठते हैं, मेडिकल दवा वाले भी हैं यहीं पर, ठीक है, ब्यूटी पार्लर वाले भी यहीं पर हैं। तो हम लोग इसी में है, बिल्डिंग में है। तो इस बिल्डिंग का जो रेंट है, सब लोग रेंट दे रहा है इनके ओनर को। और इन जो इस बिल्डिंग के जो ओनर है ना, ये कुछ और नहीं करते हैं, इनका कोई अपना कोई बिजनेस नहीं है, नहीं कोई कहीं जॉब करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या हुआ, ओनली एंड ओनली रेंट। ये किराए की इनकम इनकी होती है हर बार, ठीक है ना। सुबह सोनल सुन पा रही हो, जो लिख रहे देख पा रही हो? यस सर। अच्छा तो भाई जिसको जो किराया रिसीव कर रहा है हर महीने का, देखा जाए तो इनका भी क्या इन लैक्स में आ रहा है, लाखों रुपए महीना, महीने का लाख रुपए से ऊपर आ रहा होगा, इससे कम नहीं आ रहा होगा, क्योंकि बहुत लोग हैं नीचे ऊपर मिला के, बहुत लोग हैं। तो 1 लाख रुपए से ऊपर का महीने का किराया आ रहा होगा, तो क्या इनकी इनकम यही हो गई, सोर्स ऑफ इनकम यही मानी गई इनकी। तो ऐसे लोग जिनकी इनकम का जरिया ये होता है, हाउस प्रॉपर्टी से होती है, किराए की इनकम होती है, उसको इनकम को हम लोग टैक्सेबिलिटी करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है इसकी टैक्सेबिलिटी हम करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नाम के हेड में, अलग से हेडिंग बना लिया गया। तो जितनी भी इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी रिगार्डिंग होगी, वो सब इसमें आपका टैक्सेबिलिटी किया जाएगा। इसके रूल्स जो है अभी हम लोग फॉलो करते जाएंगे। ये बात समझ में आ गई है? तो जो किराया मिला वही क्या है, इनकी इनकम हो गई है, और इनकम होगी उसका टैक्स लगेगा, इसको कहते हैं इनकम टैक्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर टैक्स। इतनी बात क्लियर हो गई है? सोनल इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़े हम, ठीक है। अब यहाँ जो वैल्यू होती है, कुछ देखा जाता है सर कैसे किस वैल्यू पर टैक्स लगे, ठीक है। तो पहली बात यहाँ गया, टैक्सेबिलिटी तभी होगी जब वो ओनर हो। टैक्सेबिलिटी किसके हाथ में होगी, इन द हैंड ऑफ, यहाँ चाहिए आप लिख दीजिए, इन द हैंड ऑफ, ये टैक्सेबल होगा, लिखते जाइए मेरे साथ साथ, ये टैक्सेबल होगा इन द हैंड ऑफ ओनर। हाँ, इन द हैंड ऑफ ओनर, ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, दैट हाउस प्रॉपर्टी। अगर वो ओनर नहीं है, उसके बाद भी उसने रेंट लिया है, तो टैक्सेबिलिटी उसके हाथ में नहीं होगी। सही, ऐसा कैसे हो सकता है? जब ओनर नहीं है तो रेंट कैसे नहीं मिल सकता है? मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, समझिए बात को। जैसे मान लिया आपने एक रूम लिया 10,000 पर मंथ पर, और उसका रूम बड़ा था, तो आपने उस रूम का आधा हिस्सा एक शेयर लगा पार्ट करके उसको शेयर कर दिया अपने किसी फ्रेंड को, और उससे ले लिया आपने 7,000 रुपए आधे का। ऐसी बात है, आप 10 दिए हैं और क्या हो गया, 7 आधा ले लिया आपने, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट की इनकम हुई आपकी ना, क्योंकि आप 10 दिन तो बची आपका, ये भी 7,000 जो आपने रेंट लिया, रेंट नाम पर लिया है, तो उस बिल्डिंग के आप ओनर तो है नहीं, इसको बोलते हैं सब रेंट, रेंट पर रेंट, रेंट लेके रेंट पर दिए, तो वो इनकम आपकी फिर अदर सोर्स में जाएगी, इस हेड में नहीं आएगी। इस हेड में आने के लिए आपको उस मकान का ओनर होना पड़ेगा, तब यहाँ पर आपको टैक्सेबिलिटी करनी पड़ेगी। तो वो ऐसा जैसे वो, हाँ वो इसमें जाएगा। हाँ चलिए, तो अब ये ओनर होगा तभी उनको मिलेगा। अब रही बात वैल्यू क्या होगी, जो वैल्यू होगी आपकी वो किस पर टैक्सेबिलिटी हो जाएगी, ये होगी
GAV मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। इसका हाउस का हमको निकालना पड़ता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक। अब ये निकलता कैसे है, उसके बाद कुछ डिडक्शन दिया जाता है, नेट निकलता है, ठीक है ना। 30% का डिडक्शन बेस पर दिया जाता है, ठीक। अभी हम सब बताते हैं आपको, पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सालाना वैल्यू निकाली जाती है प्रॉपर्टी की। कई टाइप, कई सिस्टम इसमें, जितना समझोगे उतना अच्छा जल्दी समझ में आएगा, बहुत आसानी से समझ लोगे तुम लोग, ठीक है ना। तो अब जो ग्रॉस वैल्यू है उसमें से अगर हम लोग फिर डिडक्शन घटाएंगे, म्युनिसिपल टैक्स वाला घटाएंगे, म्युनिसिपल टैक्स भी जमा करना पड़ता है, नगर निगम में अगर है तो विलेज करके नेट आता है, वो सब बताते हैं अभी हम। तब पहले समझ लेते हैं वैल्यू की बात कर लें हम लोग, ठीक है ना। तो देखो, एक तो मेरा होता है अगर वैल्यू की बात करें तो वैल्यू में एक हम बात कर सकते हैं आपसे एफ फेयर रेंट वैल्यू, उसको हिंदी शॉर्टकट में बोलेंगे FRV, ठीक। दूसरा होता है आपका, मेरे साथ साथ नोट करते जाओ, तुम्हारा क्या नाम है, संभवी। सब कुछ संभव हो जाएगा, तो पड़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। सब नोट करते साथ साथ, समझते हैं, नोट करते रहिए। क्या होता है, सब एक एक पॉइंट डीपली डिस्कस करेंगे, तभी हम न्यूमेरिकल बजाएंगे, तभी हम प्रोविजन पाएंगे। क्योंकि लॉ की लैंग्वेज है ना, प्रोविजन थोड़ा टफ होता है, सीधे अभी प्रोविजन पर आ जाएंगे, एक्ट पर आ जाएंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, ऊपर से आने लगेगा। एक एक पॉइंट समझते जाएंगे, उसके बाद जब लॉ पर आएंगे ना, देखना एकदम आसानी से समझ लोगे। हालांकि इसमें भी बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर है, उसको भी हम एग्जाम्पल से दूर करेंगे आपको, घबराइए नहीं। दूसरा होता है म्युनिसिपल वैल्यू, जो नगर निगम की वैल्यू होती है, ठीक है। इसको शॉर्टकट बोलेंगे हम लोग MV आगे से, ठीक है ना। और तीसरा होता है आपका स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है। इसको शॉर्टकट क्या बोलेंगे हम लोग, SU शॉर्टकट में, ठीक है ना। ये मेरा SU हो गया, स्टैंडर्ड वैल्यू। और चौथा आपका होता है एक्चुअल, ठीक है ना। इसको AV कहो या फिर इसको हम लोग एक्चुअल भी कह सकते हैं। आप समझो चारों में क्या अंतर है, इन चारों वैल्यू में हम लोग क्या अंतर है और किस वैल्यू पर हमें टैक्स देना है, ये हमसे समझिए फटाफट आप सब बच्चे, ठीक है। देखो होना क्या है यहाँ पर आपका कि FRV का मतलब होता है फेयर रेंट वैल्यू, यानी उचित किराया। एक अंदाज लगा के एरिया वाइज देखा जाता है कि भाई हर एरिया का किराया अलग अलग होता है। ऐसा नहीं होता है कि भाई जितना बड़ा रूम आप जहाँ भी जिस एरिया में सबका बराबर है, रूम के साइज पर डिपेंड करता है किराया, ऐसा नहीं है। रूम के साइज के साथ साथ उस एरिया का वैल्यूएशन भी होता है, एरिया वैल्यूएशन, किस एरिया में रूम आप ले रहे हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ जहाँ बैठे हैं, हमारा जो भी रेंट है, जिस रेंट पर हम पे कर रहे हैं, ठीक है, कितना, अगर हम चाहें तो अगर हम सिटी से थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर थोड़ा सा आउटर चले जाएं, ठीक है ना, और वहां जाकर रूम लेना चाहें, अगर हम BHU के पीछे चले जाएं, सुंदरपुर का BHU के पीछे चले जाए, ठीक है ना, सुसवाई और आगे चले जाए सुंदर, ठीक है ना, हैदराबाद गेट पास पार कर ले, तो क्या हमको वहां भी उतना ही किराया देना पड़ेगा जितना यहाँ हम दे रहे हैं, कम होगा ज्यादा होगा। आप लंका पर रह रहे हैं, अगर लंका पर जो किराया दे रहे हैं, क्या वही किराया आपको सुसवाई में भी सुंदरपुर लगेगा, नहीं, थोड़ी दूरी है, लेकिन क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है ना। थोड़ा और चल जाए, सिटी से आउट हो जाए तो क्या लगेगा, जितना हम यहाँ किराया दे रहे हैं ना, अगर थोड़ा आउटर में ले लेंगे उतने किराए में तो पूरी बिल्डिंग मिल जाएगी हमको, जितना यहाँ किराया दे रहे हैं हम, क्योंकि लोकेशन का वैल्यू होता है। तो इसको बोलते हैं फेयर रेंट वैल्यू, क्या है, उचित किराया क्या है। अब ऐसा नहीं कि अब जिनका फ्रंट पर मेन रोड पर जगह है, शॉप है, उसका किराया, और जिनका बहुत अंदर गली के अंदर उनका किराया बराबर हो क्या, अलग अलग वैल्यू होगी। सोनल और सुबी, क्या मेरी बात समझ पा रही हो, सुन पा रही हो, क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। फेयर मतलब उस जगह के हिसाब से उचित किराया क्या होना चाहिए, ठीक है ना, उचित किराया, एक रीजनेबल के आसपास लोग क्या किराया पे कर रहे हैं और क्या लिया दिया जा रहा है, इसको बोलते हैं फेयर रेंट वैल्यू, कि क्या भाव चल रहा है आजकल, यू ऐसे भी कर सकते हो तुम लोग। दूसरा होता है म्युनिसिपल वैल्यू, क्योंकि एरिया जो नगर निगम में है। सुभी, सोनल, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है, आप सुन पा रहे, बोलिए, क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग, बात करते रहो हमसे।
वो जहाँ कोई दिक्कत है तुरंत बोलना हमसे। चलो, तो दोनों बराबर है। आप यहाँ सब लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और वो लोग वहाँ पूरा देख रहे हैं, समझ रहे हैं अपने यहाँ। आप इसमें देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर साथ है, दोनों साथ क्लास साथ साथ चल रही है। आप भी कुछ पूछिए, बोल कुछ पूछे। यहाँ बैठे थोड़ी है हमको, आप मेरे पकड़ लिए हमको, अभी दूर बैठे हैं, वहां भी दूर बैठे हैं। एक होता है म्युनिसिपल वैल्यू, मतलब हर नगर निगम एरिया होता है ना, तो नगर निगम के हिसाब से म्युनिसिपल वैल्यू अपने वैल्यू डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे क्या वैल्यू होनी चाहिए, उसको बोलते हैं म्युनिसिपल वैल्यू। तीसरा होता है स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है ना। स्टैंडर्ड वैल्यू, जो स्टैंडर्ड वैल्यू कहते हो, या इसको स्टैंडर्ड रेंट भी कहते हैं, इसको एसआर भी इसको बोलते हैं, इसको एसवी या एसआर भी कहते हैं, मतलब स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट जितने भी हमारे वो होते हैं ना, मेट्रो सिटी होते हैं, तो उन सब मेट्रो सिटीज में ये स्टैंडर्ड रेंट भी लागू होता है, ठीक है ना। वहाँ के एरिया में मेट्रो सिटी के लिए स्टैंडर्ड रेंट लॉ कवर किया जाता है, उसका स्टैंडर्ड रेंट का वहाँ का डिसाइड रहता है। इससे ज़्यादा नहीं रहता, स्टैंडर्ड होना चाहिए कम से कम, एक स्टैंडर्ड वैल्यू मेंटेन करते हैं, कोई दिक्कत तो किसी को ना हो जाए। मेट्रो सिटीज में होता है, हमारे यहाँ यूपी बिहार सब जगह पर नहीं, बनारस में नहीं है स्टैंडर्ड, बनारस में नहीं है। यहाँ पर म्युनिसिपल वैल्यू है ना, म्युनिसिपल रेट है, बट स्टैंडर्ड रेट जो है रेंट एक्ट के तहत नहीं लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। जहाँ म्युनिसिपल सिटी होती है वहाँ लगता है, वहाँ भी दिया रहेगा आपको, वहाँ पर लॉ के हिसाब से जो वैल्यू जो फिट करे, गवर्नमेंट डिसाइड करे। और एक्चुअली तो समझ में आ ही रहा है, जितना आप रियल में आप पे कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप जो उचित किराया आपने पता कर लिया कि आसपास किराया कि आजकल 10-12 हजार रेंट चल रहा है, 10-12 चल रहा है, तो क्या उचित हो गया, मान लीजिए। म्युनिसिपल भी कहता है भाई 8-9-10 से आसपास होगा, उनके हिसाब से होता है। स्टैंडर्ड कुछ और कह रहा है, और एक्चुअल में आपने बार्गेनिंग कर लिया है, 9,000 में डन कर लिया, या उसने आपके ओनर ने 13,000 में डन कर लिया, 12 मतलब 13 में डन कर लिया, आप समझ रहे हो। तो ऊपर नीचे ये होता रहता है, उसको बोलते हैं जो रियल एक्चुअल दोगे उसको बोलते हैं एक्चुअल वैल्यू, ठीक। अब इतनी बातें हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट देखो बहुत चालाक है, ठीक है। गवर्नमेंट कह रही है हम आपसे जो भी इनकम आपको हुई है उस रेंट से, रेंट की इनकम जो आपको हुई है, इससे हम आपको, इसमें हम टैक्स लेंगे हम आपसे इनकम पर। लेकिन इसमें भी गवर्नमेंट चालाक है, वो कहता है कि इन चारों वैल्यू पर हम टैक्स लेंगे जो सबसे ज्यादा हो, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के बाद। ये कैसे हो, और उसमें भी ऐसे भी नहीं कहेंगे इन चारों में जो सबसे ज्यादा उस पर टैक्स दे दो, ऐसा नहीं कहेंगे। गवर्नमेंट बहुत चालाक है, उसका भी नहीं कहेगा। वो कहता है कि देखो, वो कंपेयर करेगा, बोलेगा एफआरवी या एमवी, वो कहेगा कि देखो एक एक स्टेप करके कंपेयर करेगा। वो बोलेगा पहले देखो ऐसे, तुमको हम बता सकते हैं, वो कहेगा ये एफआरवी और इस एमवी, इन दोनों वैल्यू में जो भी क्या हो जाएगा लोअर, सॉरी एफआरवी में, हाँ ठीक, लोअर, विच एवर इज लोअर या हायर, क्या माने इसको, हायर, नहीं एफआरवी और एमवी विच एवर इज हायर करेगा ये, तो ज्यादा होगा उससे। हाँ रुको अभी बता रहे, रुको यहाँ पर हायर, ठीक है। एफआरवी या एमवी विच एवर इज हायर, दोनों में जो ज्यादा पकड़ लेगा उसमें से, उसके बाद अब इस समझो जो वैल्यू तुम्हारी यहाँ आई है, इस वैल्यू को कंपेयर करेगा ये एसवी से, दोबारा अब दूसरी बार कंपेयर करेंगे, इन दोनों में क्या हो जाए जो, फिर क्या हो जाए अब लोअर, इन दोनों में क्या हो जाएगा जो लोअर होगा उसको ले लेगा, मतलब क्योंकि क्या है स्टैंडर्ड से बुझा सकते नहीं हम लोग, एक्ट का रूल रेंट कंट्रोल एक्ट लगता है यहाँ पर, तो रेंट कंट्रोल एक्ट के थ्रू जो स्टैंडर्ड है उससे बुझा सकते नहीं है, तो पहले करेगा एफआरवी और एमवी विच एवर इज हायर, इन दोनों में क्या हो जाए ज्यादा हो जाए, उसको रेंट पकड़ लेगा। उसके बाद अभी जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू से कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, इन दोनों में क्या हो जाए जो छोटा हो उसको कैप्चर करेगा पहले, और उसके बाद तीसरी बार फिर कंपेयर करेगा, वो कहेगा अब जो तुम्हारी वैल्यू आई है ना, इस वैल्यू को कंपेयर करेगा एक्चुअल से, इससे किसे करेगा आप, तुम्हारा कंपेयर एक्चुअल कंपेयर करेगा तुम्हारा, ठीक है, एक्चुअल कंपेयर करेगा और इसमें बोलेगा विच एवर इज हायर। अब जो दोनों में बड़ा होगा उसको टैक्स लेगा, और यही जो वैल्यू तुम्हारी आएगी इसी को हम लोग बोलते हैं GAV, यही मेरे क्या है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहते हैं इसको। बात समझ में आई क्या हमने बोल दिया। हालांकि बुक में आप इस तरह से क्वेश्चन जब लगाएंगे, आप कभी कुछ लिया है, कभी कुछ लिया है, कभी कुछ लिया है, आप परेशान हो जाएंगे कि कोई कॉन्सेप्ट आप बन नहीं पा रहा है, सर कभी स्टैंडर्ड ले रहा है, कभी फेयर ले रहा है, कभी एक्चुअल ले रहा है, आप समझ नहीं पाओगे। कभी किसी भी एग्जाम्पल वगैरह में बुक में आपको डिसाइड नहीं किया, डिफाइन नहीं किया है, हम आपको समझा रहे हैं कि ताकि आप एकदम कहीं भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना आए,
काम करते हुए आपको आसानी से आप क्वेश्चन लगा सकें। हाँ बोलो। जो ऑनर रेंट ले रहा है वो एग्जैक्ट नहीं ले रहा है, उसकी रसीद कटती है ना जब रेंट पे करते हैं। अब देखो ये माना जाता है कि आप भारतीय हैं, इंडियन हैं, और आप एक भारत देश के एक सच्चे और एक अच्छे नागरिक हैं। ये सवाल ये लोग भी पहले किए थे, अभी लोग नहीं करते हैं, ठीक है ना, लोग समझ गए हैं। और हमने कहा भी जब कोई सवाल का जवाब मेरा हमेशा रहता है, लॉ जब भी बनता है और कोई भी रूल्स फॉलो करते हैं तो वो एज्यूम जब होता है, प्रिजम्पशन से बनता है, तो हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, हम लोग कुछ भी तो एज्यूम तो करते होंगे हम लोग ना। तो हम लोग एज्यूम ये करते हैं कि हम भारत देश के वासी क्या हैं, जितने भी इंडियन हैं सब नागरिक क्या हैं, आप भारत देश के एक अच्छे नागरिक हैं, एक सच्चे नागरिक हैं, और एक ऑनेस्ट ट्रूली एकदम ईमानदार भी हैं। कभी आप झूठ नहीं बोलते हैं, कभी आप टैक्स की चोरी नहीं करते हैं, जितनी भी इनकम आप करेंगे वो सब आप लोग क्या हैं, पैट्रियट हैं, एकदम देशभक्त हैं आप लोग, देश के प्रति आप लोग सजग हैं, जिम्मेदार भी हैं आप लोग, कभी भी आप धोखा नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, और जहां जहां से भी कमाएंगे 1 रुपए भी कमाएंगे तो आप सच इन्फॉर्म करेंगे गवर्नमेंट को, लिख करके बताएंगे, आप सच बोलेंगे आप। ये मानते हुए सब बन रहा है। ये थोड़ी माना जा रहा है कि जितने लोग भी सब लोग चोर हैं, सब चोरी करते हैं टैक्स की, कोई देता है, वो अलग बात है कि लोग दिमाग लगा लेते हैं टैक्स के लिए, लोग बहुत सारा दिमाग लगा कर टैक्स कम कर देते हैं, चोरी नहीं करते हैं इनकम। इसीलिए तो उसके लिए कैप्चर की जाती है, बहुत सारे रूल्स और सारे बनाए गए हैं गाइडलाइंस, ताकि आपको पकड़ा जा सके, आप रोका ना सके। लेकिन जब रूल बना तो क्या माना गया, हम क्या मान के बनाएंगे भाई, आपको हम पढ़ा रहे हैं, क्या मान पढ़ा रहे हैं, क्या बच्चे हैं, समझदार हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ेंगे समझेंगे अच्छे से रिवाइज करेंगे, ये मानेंगे कि तो आप पढ़ने बिल्कुल बेकार बच्चे हैं, पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, एकदम गंदे बच्चे हैं, जब ऐसा कुछ मानेंगे क्या। बी पॉजिटिव, ठीक है ना। जो पॉजिटिव माइंड चला जाता है, मन में सवाल सबके पहले आता है कि लगता है लोगों को टैक्स देने में ज्यादा सी बात है कि मेहनत की कमाई का, एक गाढ़ी कमाई का पैसा टैक्स के रूप में सीधे डायरेक्टली देने में लोगों को अखरता है, लगता है कि हम क्यों टैक्स दे रहे हैं, हम कमाए हम क्यों दे गवर्नमेंट को, कि देश कहाँ चल रहा है, देश तो आप ही चल रहा है ना, आपके पैसे से देश चल रहा है ना, इसलिए जिम्मेदारी आप ही की, आपको लेना पड़ेगा। लोगों देने में अखरता है तो सवाल में तुरंत आता है, हम इनकम में, मेरी इनकम है, हमको क्यों दें। अब वो कहे हायर हायर अधिक ले रहे हैं हमसे, हम क्यों दे, हम अधिक ही छोड़ो, हम लोअर छोड़ो, हम एकदम नहीं दे तो हम बताएंगे नहीं तो। समूह मन में एक ख्याल आया, ये ख्याल आपके मन में पहले आ चुका था एक बार सबके मन में, लेकिन अब नहीं आता क्योंकि जवाब पा रहे थे। जब भी कभी आपके मन में ख्याल आए कि हम गवर्नमेंट को नहीं बताएंगे कि हम रेंट लिए थे, बस चुपके से रेंट ले लेंगे और बाद में उसको चला जाएगा, खाली था क्यों, किसको कौन गवर्नमेंट देखने आ रही है, नहीं बताएंगे हम, मेरा पूरा पैसा किराया बच जाएगा और पूरा टैक्स भी मेरा बच जाएगा, हम नहीं बताएंगे तो कौन सा देखने आ रहा है, ऐसे मन में ख्याल आता है। तो आगे भी ऐसा कुछ भी मन में ख्याल आए कि इनकम हो जाएगी, हम गवर्नमेंट को नहीं बताएंगे, कौन देखने आ रहा है, तो टैक्स मेरा बच जाएगा, ठीक है। लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि आप सब बताएंगे, आप सब सच बोलेंगे, आप भारत देश के एक अच्छे जिम्मेदार सच्चे नागरिक हैं एकदम। नहीं सुने बात, अब क्लियर हो गया। वो अलग बात है कि आप प्लानिंग कर लेते हैं कि ये होगा, बात की बात है, लेकिन अभी मान चलना है कि सब सही बताना हम लोगों को। हाँ बोलो। नगर निगम वैल्यू वो नगर निगम डिसाइड करता है, और एरिया वाइज, जैसे आप लोग देखते हाउस टैक्स आता है ना जमा करने, वो आते हैं, आप असेसमेंट करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, उसका हाउस टैक्स लगाते हैं, तो नगर निगम भी अपने हिसाब से वैल्यू करता नहीं है कि मकान 1 मंजिल का है, 2 मंजिल का है, 3 मंजिल का है, आरसीसी वाला है या गाढ़ा पटिया वाला है, कितना ना है, उसके हिसाब से वैल्यू करता है, और उसके हिसाब से मकान टैक्स, हाउस टैक्स जमा करते हो ना, तो यहाँ भी हाउस टैक्स आएगा, तो किस वैल्यू पर आएगा, तो आप एरिया वाइज अपने नगर निगम वाले, म्युनिसिपैलिटी वाले अपने हिसाब से वैल्यूएशन करते हैं, तो उसको बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ ये म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू किया जाता है, तो भी क्वेश्चन दिया जाता है, अलग होता है वो, एक्चुअल अलग होता है, ठीक है। अब मजे की बात ये तुमको पता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर हम इसको ऐसे समझ तो लिए हम लोग, हायर वाला ये भी समझना, बहुत सी बातें हैं, अब इसको थोड़ा स्टेप समझ लेंगे, फिर स्टेप बाय समझ अच्छे समझ को आएगा। तो नोट कीजिए, आप लिखिए अगर हम बात करते हैं, इसमें अभी सिचुएशन भी है, 3-4 में सिचुएशन है, स्टेप भी बात करना होगा हम लोगों को। तो अभी स्टेप हम 4 स्टेप दिखाएं, 4 इसमें 4 केसेस, 4 सिचुएशंस है हमारा, इसमें एक होता है आपका अनरियलाइज्ड रेंट, कोई होता है वैकेंसी पीरियड, ठीक है ना, 2 बातें यहाँ पर हो जा रही है, पहले सब समझते जाओ, एक एक बात सब हम बेसिक सब समझा लें, तभी स्टेप लिखवाएं, तभी को समझाएगा, वरना सब ऊपर से जाने लगेगा, बहुत अच्छी चीज, बढ़िया चैप्टर से वाला, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा कि आपको देखना होगा कि मान लीजिए कि 12 मंथ्स का ईयर है ना, तो इसमें कभी किसी साल क्या होगी, आपका वैकेंसी रह गया, मतलब रूम आपका खाली रह गया, जरूरी है कि 12 महीने किराया पर रूम आपको दिया रहो,
बहुत से लोग लॉकडाउन में रूम खाली नहीं किया, वो लोग कर दिया है, रूम खाली पड़ा हुआ है। अब उसके पास अगर जितने रूम है उसमें से क्या हो गया, 3 महीने तक रूम खाली पड़ा रहा, सिर्फ 9 महीने क्या हुए रूम हायर थे 9 महीने तक, तो किराया क्या मिलेगा उसको, सिर्फ 9 महीने किराया एक्चुअली रिसीव हुआ होगा ना, वैकेंसी रहेगा, तो वैकेंसी के अलाउंस मांगेगा, गवर्नमेंट कहेगा 1 साल टैक्स दो, तुम झूठ बोल रहे हो, बात समझो, तुम झूठ बोल, गवर्नमेंट सोची ना तुम झूठ बोल रहे हो, 12 में रहा तुम झूठ, 3 में रहा नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, रहा होगा तुम, मिला होगा तुम्हें कैश, तुम झूठ बोल रहे हो, वो भी कह सकती है बात, भारत तो तुमसे प्रूफ करेंगे भाई वैकेंसी थी हमारी, इसकी वजह से नहीं पाया। या कभी कभी ऐसा भी होता है, इस बात को बहुत हुआ कि इसको एक होता है अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट मतलब कुछ साल में ऐसा हो जाता है कि मान लो 12 महीने में से 2 महीने किराया नहीं मिला, अनरियलाइज्ड रह गया, किराएदार जो था जिसको हमने दिया, टेनेंट जो हमारा था, वो 10 महीने किराया दिया, 2 महीने किराया नहीं दिया, कहा बाद देंगे और रूम छोड़ के भाग गया, ठीक है ना, तो 1 महीना बाकी था, 2 महीना बाकी था, और उसके बाद हमने उसको निकाल दिया, रूम खाली किसी को दे दिया, 2 महीना किराया हमारा बाकी रह गया, नहीं मिला, अनरियलाइज्ड हो गया, तो हमें किराया मिला ही नहीं, और गवर्नमेंट कह हमको 12 महीने टैक्स दो, जब हमको इनकम हुआ ही नहीं टैक्स कहाँ से दें इसके ऊपर, तो इसके लिए भी 4 साल रूल 4 लगता है, 4 शर्तें हमको यहाँ प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ हाँ वाकई जो है अनरियलाइज था, प्रूफ हो जाएगा तो हमको इसका भी छूट मिलता है। ये सब स्टेप्स अभी हम बताएंगे आप लोगों को। 4 यानी कि पहला केस बनेगा आपका, मान लीजिए सिचुएशन क्या बना, पहला सिचुएशन बना आपका, या केस कर लीजिए कि जब क्या हो 12 महीने तक क्या हो रूम ऑक्युपाइड रहा हो, कोई वैकेंसी भी नहीं था और कोई अनरियलाइज्ड भी नहीं था, पहला केस तो ये बन गया। दूसरा केस हो जाएगा, मान लिया कुछ महीने वैकेंसी थी, ठीक है ना, बाकी से 9 महीना पूरा किराया पर मिला हमको, किराया ऑक्युपाइड था रेंट रूम हमारा। तीसरा केस बनेगा आपका कि कुछ महीने तक क्या था कि किराया वसूल नहीं कर पाए हम, अनरियलाइज्ड रह गया, ठीक है, 3 केस हो गया। चौथा केस में हो गया कि अनरियलाइज्ड, ये वैकेंसी और अनरियलाइज्ड ये दोनों भी हो गया, 2 महीना खाली भी रहा और 2 महीना किराया भी नहीं मिल पाया हमको, भाग गया, दोनों के साथ भी सकता है, हो सकता है। तो कुल मिला के हमारे यहाँ पर 4 सिचुएशन बनेंगे हमारे, क्या क्या बोले 4 सिचुएशन हम लोग बताइए। पहला कि नॉर्मल, ना तो वैकेंसी हो और ना ही अनरियलाइज्ड हो, ठीक है। दूसरा केस क्या है, उसमें खाली रहा मकान, वैकेंट रहा हो कुछ दिन कुछ महीना। तीसरा केस ऑक्युपाइड रहा बट अनरियलाइज्ड हो गया हो। और चौथा केस क्या हो जाएगा, वैकेज और अनरियलाइज्ड दोनों शामिल आ गए, दोनों रह गए। अब क्या करें समीर, बात समझ में क्या हम कह रहे हैं। सोनल सुभी क्या सुन पा रही हो, देख पा रही, कवर कर पा रही हो सब कुछ कि नहीं, कुछ क्वेरी मन में आ रही है, कुछ पूछना है? यस सर। सारी बात समझ में आ रही है हमारी, नोट कर रही हो, बोलो। यस सर। ठीक है, इसका मतलब इतनी सारी बातें हमको कवर करनी पड़ेगी और सबका रूल है, सभी अब जब वहां पहुंचते जाएंगे तो सब हम आपको पूरा कवर हम कवरेज देते जाएंगे आपको कि क्या है, जब तक बेसिक गहराई में जाकर नहीं समझेंगे। काफी किताब रूल्स लॉ सब अपने रखे रहिए आपसे, आप हम ऐसे सब बताते चले जाएंगे, सब यहाँ है हमारे, बाद में सब मिलाइएगा कि क्या है कि नहीं है। उनको इजी, चाहे लॉ को लैंग्वेज डिफिकल्ट है उसको इजी करते हुए हम अपनी ओर से दे रहे हैं आपको, ताकि आप समझिए चीजों को, आसानी से आ जाए आपको। यहाँ लोग को दिक्कत हो, आपको दिक्कत बिल्कुल ना हो वहाँ पर। तो अगर हम बात करें, पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ जीएवी। पहले तो हम लोग जीएवी निकालना सीख जाएं, इसके बाद तो फॉर्मेट बताएंगे इसका हम आपको कि जीएवी होगा, फिर म्युनिसिपल टैक्स लेस करोगे तो नेट आएगा, उसमें डिडक्शन मिलेगा 24A का, 24AB का मिलता है लोन का डिडक्शन, और 30% मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो सब बताएंगे फॉर्मेट हम। तो पहले जीएवी तो निकाल सिखाते हैं हम आपको, बेसिक तो स्टार्टिंग यही हमारा होता है। देखिए कैलकुलेशन ऑफ जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये निकलता कैसे है, ठीक है। उसमें लिखिए, फर्स्ट लिखिए जैसे लिखो सिचुएशन फर्स्ट कर लो, या केस क्या लिखेंगे, कैसे लिखो केस वन। केस वन क्या बनाया था हम लोगों ने, व्हेन, क्या बनाया था, व्हेन क्या बनाया था, व्हेन नॉर्मल हो जाए, मतलब व्हेन नो VA एंड नो UR। इसका मतलब क्या हुआ, न तो वैकेंसी अलाउंस है और न ही अनरियलाइज्ड रेंट है, न तो आपको वैकेंसी अलाउंस छूट मिलने वाली है, वैकेंसी रहा, न तो अनरियलाइज्ड था, आपका नॉर्मल केस हो गया आपका। तो पूरा 12 महीना क्या था, रूम ऑक्युपाइड था, ठीक है ना। या ऐसे पूरा चावल लिख सकते हो, व्हेन हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट, प्रॉपर्टी होती है ना, लेट आउट होती है, तो जो किराया दिया हमने उसके लिए सिस्टम होता है, ये भी निकलता कैसे, ये देखिए
अगर देखो, अगर इसमें केस 1 की बात करें अगर, तो उसमें लिखो स्टेप वाइज कर लेते हैं। पहले हम लिखेंगे इसमें स्टेप 1, स्टेप 1 की बात करो। स्टेप 1 की अगर बात करेंगे वहां लिखेंगे FRV और MV, ठीक है। विच एवर इज हायर, इन दोनों में क्या हो जाए, जो बड़ा हो उसको लेंगे। हाँ, स्टेप 2, स्टेप 2 में आइए, इसमें क्या करेंगे, जो स्टेप 1 में जो आया, स्टेप 1 और स्टैंडर्ड रेट, इन दोनों में क्या हो जाए, विच एवर इज लोअर, इन दोनों में छोटा हो जो उसको पकड़ लीजिए। और स्टेप 3 की बात करें तो उसमें जो स्टेप 2 में आपका आया था जो वैल्यू, स्टेप 2 वैल्यू और एक्चुअल, इसमें क्या हो जाएगा, जो दोनों में क्या हो जाए, हायर, जो दोनों में ज्यादा हो जाएगा वही क्या जो है, अब लास्ट में जो आया यही क्या बन गया आपका, यही आपका जीवी आंसर आ चुका है। एंड इस तरीके से बंदर बात करते हैं लोग, और तब जाके गवर्नमेंट पकड़ती है, ठीक है ना। ये सारा लेट आउट प्रॉपर्टी का हो रहा है काम, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है आपको? जैसे ऐसा क्यों हो रहा है सर, जैसे मान लो कि अगर इशिका जी हैं ना, अगर आप कहते हैं इशिका जी हम 2 डब्बे मिठाई के लाते हैं, 3-4 डब्बे मिठाई, एक डिब्बा हमने मिठाई का खोला, बॉक्स खुला मिठाई का, उसमें बहुत सारे मिक्स मिठाई थी, मिक्स मिठाई थी, छोटा से लेके बड़ा से लेके, ठीक है ना, अच्छी सी मिठाई कई सारी थी। हमने इसमें कहा कि इशिका जी इसमें से कोई एक मिठाई आप निकाल लीजिए अपने पसंद, जो आपको पसंद हो, तुम बताओ चलो इशिका कौन सा मिठाई निकालेगी, जो सबसे बड़ा वाला रहेगा या जो सबसे छोटा वाला रहेगा? जो सबसे बड़ा वाला रहेगा, देखो ये बता रही है, ठीक है ना। थोड़ा अपने एग्जाम्पल पर आ जाए हम, क्योंकि यही बेस बनेगा हमारा यहाँ पे। इसका मतलब ये संभवी कह रही है कि सर जो सबसे उस डिब्बे में सबसे बड़ा जो मिठाई रहेगा, बड़ा मिठाई रहेगा वही उठाएगी, ये छोटा क्यों लेंगे हम, एक ही पीस लेना है तो सबसे बड़ा वाला, ये उसमें से हो सकता है वो छीने का वो बड़ा होगा, क्रीम वाला मिठाई होगा, अच्छे से निकाल लिया बड़ा वाला, निकाल लिया हमने। अब जो खाने लगी, हमने कहा रुको खाना मत, रुक जाओ अभी, जस्ट वेट, हमने कहा रुक, स्टेप 1 काम हो गया इनका, ठीक है ना। स्टेप 1 में क्या इन्होंने बड़ा वाला उठा लिया, उन्होंने बड़ा वाला स्टेप 1 हो गया, हमने कहा रुको खाना नहीं अभी, ठीक है ना। हम दूसरा डब्बा खोले, ठीक है, दूसरे डब्बे में क्या था, वो हमारा काजू बादाम मेवे का पिस्ते का मिठाई था, उसमें ये उठाई थी छीने की मिठाई क्रीम वाला। दूसरा डब्बा क्या था, काजू मेवा बादाम का था, अच्छे से बड़ी बड़ी मिठाई थी, इसकी थोड़ी साइज छोटी थी मगर क्वालिटी अच्छी थी इसकी। हमने कहा अब देखो तुमको ऑप्शन दे रहे हैं, जो हाथ में तुम ले चुकी हो, जो चूज उठा चुकी हो वो, या दूसरा डब्बा तुम्हारे सामने है, इन दोनों में तुम कंपेयर कर लो, बोलो वो खाना है या इसमें से निकाल खाना है, बोलो अब बताओ इसका क्या करेगी। हाँ, अब समझ कह रही है सर इसको ये वापस कर देगी कि सर जो उठाए थे ये नहीं लेंगे बड़ा वाला, इसको वापस कर देगी, और जो काजू बर्फी वाली रहेगी, काजू में वाली मिठाई कलश मिठाई रहेगी, उठा ली वो कलश उठा लेगी, काजू कलश उठा लिया उन्होंने, काजू कलश, मतलब विच एवर इज लोअर, छोटा है मगर क्या है क्वालिटी था उसमें, वो बड़ा छोड़ दिया उन्होंने, विच एवर लोअर उठा लिया उन्होंने, ठीक है ना। उसके बाद अब जो खाने चली मुंह की तरफ ले गए, रुको स्टॉप अभी खाना मत, ठीक है ना, अभी खाना मत। हम तीसरा डब्बा फिर खोले, ठीक है ना, हम तीसरा डब्बा फिर खोले, उसमें दिख रहा था रस माधुरी, ठीक है ना, उसमें दिखा एक रस माधुरी बड़ी कटोरी में आती है ऊंचा, उसमें कई लेयर रहता है, एक लेयर काजू का है, एक लेयर उसमें क्रीम का है, एक लेयर छीने का है, एक लेयर ग्रीन रेड ऑरेंज कई टाइप पे लच्छा लगा हुआ है, उसको बोलते हैं रस माधुरी। तीसरा डब्बा आया, उसमें सब मिक्स हो गया, काजू भी है, क्रीम भी है, छेना भी, सब है, कटोरी में है बड़े वाले, जो तो प्लेट होता है तो उसमें रस माधुरी मिलता है। हाँ मिलता है, यही मिल तो रहा है, देखो ये देख रहे हो। इसी का पूछो, अब हम इसका कहेंगे, रुको इसका, अब बोलो अब ये बताइए कौन सा लेगी इसी का, ये जो हाथ उठाई वो खाएगी या रस माधुरी ले लेगी। अब इसको लगेगा भाई क्वालिटी तो देख लिया था हम लोगों ने, छोटा बड़ा कर लिया था, अब क्या है विच एवर इज हायर, वो जो हाथ में लेती है वो फिर रख देगी, ये उठा लेगी। यानी कि कुल मिलाकर के इनको अच्छा भी चाहिए और बड़ा भी चाहिए, बात समझ में आ रही है, इनको अच्छा भी चाहिए और बड़ा वाला भी चाहिए, यही इनको खाना है। यही क्या होगा इनके लिए, क्या बन जाएगी, अब कहेंगे ठीक है अब तुम खा लो, ये जीवी हो गया, मतलब इसी पर तुमको हम टैक्स लगाएंगे अब तुम्हारे पर,
इस तरह से गवर्नमेंट बंदरबाट छांटता है, एक एक करके कंपेयर करेगा, एक एक कंपेयर उससे, मतलब कहीं से भी उसको नुकसान ना होने पाए। इनको क्या हो गया, अच्छा भी मिल गया, सब कुछ आ गया, बड़ा भी मिल गया, तो गवर्नमेंट में क्या रहेगा, बड़े पे टैक्स लेगा आपसे। सुबह सोनल सुन पा रही हो, देख पा रही हो, नोट करी? यस सर। कोई दिक्कत? यस सर। आपको भी खाना है माधुरी? सर सोनल आपको भी खाना है तो कल आ जाइएगा, इसी का जी खा गई है पूरा। सुबी आपको भी लेना है? बोलिए सुबी जी, क्यों नहीं बोल रही है? हेलो सोनल, सुबी आवाज नहीं आ रही मेरी, बात करो। नहीं सर। नहीं सही सर को नहीं चाहिए। इनको नहीं चाहिए। बोला तो नहीं चाहिए। अच्छा इनको नहीं चाहिए, तो बात समझ में आ गई ना कि इसका मतलब क्या स्टेप क्यों है लगा रहे हैं। बुक में आप देखो इस तरह नहीं दिया हुआ है, उसी क्वेश्चन लगाया हुआ है, समझा? कोई भी नहीं किस कब क्या लेना है, आप परेशान हो जाओगे कि कब क्या लिया जा रहा है। हम जो समझा दे रहे हैं, सब क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ते तुम समझ जाओगे कि कैसे आंसर निकालना है, तुरंत निकाल लोगे। जहां लोग पसंद है वहां तुरंत तुम काम करो, तो अच्छा मजा आएगा। जो काम सब करो तो क्या अंतर है, जो कोई नहीं वो करो और तुरंत करो तो मजा आ जाए अच्छे से। चलो अब अगर देखो हम हाउस प्रॉपर्टी की बात करें, थोड़ा सा बता दें आपको, स्टेप अगला बताएंगे, केस और बताएं, इस बाकी केस बताने से पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, हमसे एक और चीज और याद आ गया। अभी तक तो हम कोई किताब तो छुए नहीं है, ना कोई अपना नोट्स उठाए हैं, ना कोई मेरे उठाए, सब है मेरे पास, मेरा नोट्स भी है, मटेरियल भी सब है, आपका बुक भी है, उठाएंगे। लेकिन इतना बारे में आप पहले बेसिक जान लीजिए आप, तो सब पढ़ने में अच्छा लगेगा, मजा आएगा, समझ में आएगा। देखो हाउस प्रॉपर्टी जो होगी ना, वो 2 टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। ये पहले बना लो आप, क्या ये काम आएगा। एक होता है SOP, एक होता है LOP, एक होता है DLO। ये क्या क्या लिख रहे हैं सर आप? बता रहे हैं बच्चा, क्यों परेशान हो। 3 टाइप का हमें लिखा, क्या क्या लिखा सर? SOP मतलब होता है सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, ठीक है। LOP मतलब होता है लेट आउट, ठीक है ना, लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट मतलब क्या हो गया है, किराए पे देना। और DLO मतलब होता है डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। सब बता रहे हैं, इसलिए जब तक नहीं जानोगे ना तो पूरा चैप्टर समझ में नहीं आया क्या है ये, और आ गया सब बात, जितनी बेसिक चीजें हैं सब हम समझा दिया और आपको आ गया, इतना चैप्टर तुरंत खत्म हो जाएगा और सब क्वेश्चन लग जाएगा, लग जाएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। देखो SOP मतलब होता है सेल्फ, जिस मकान में हम खुद रहते हैं। भाई हम खुद मकान में खुद रह रहे हैं, तो क्या कोई किराए की इनकम हो रही है हमारी, क्या उसको हम टैक्स देंगे? नहीं। तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी जो होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, GAV क्या उसकी मानी जाएगी, इसकी GAV क्या मानते हैं हम लोग, उसको नील मानते हैं, क्योंकि वहां हम खुद रह रहे हैं। जब खुद रह रहे हैं तो इनकम तो हो नहीं रही है हमारी, किराया खुद तो मिल नहीं रहा है, इसलिए उसको GAV क्या माना, नील माना गया, ठीक है। आउट। LOP मतलब होता है ऐसा प्रॉपर्टी जो क्या किया हमने, किराए पे उठाया हुआ है, ठीक है ना। ऐसा प्रॉपर्टी सब किराए पे उठाया हुआ उसको बोलते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी है। इसको जब सीखा हम लोगों ने, जो किराया उस पर किराए पे नहीं, ऐसा नहीं जो किराया मिल गया उसी पर टैक्स लग जाएगा, किराया मिलेगा उस पर क्या करना पड़ेगा, इतना दुनिया भर का पहले बंदोबस्त करना पड़ेगा, लोअर हायर खेलना पड़ेगा, पहले खेल लेंगे लोअर हायर, जो सबसे बड़ा वाला उस पर टैक्स देना पड़ेगा हमको। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि जितना पैसा हमको मिला भी नहीं है उससे अधिक टैक्स देना पड़ जाता है उसे अमाउंट पर, गवर्नमेंट चला के, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि हम मकान पर एक्चुअल पे तो लेंगे बल्कि मकान के इनहेरेंट कैपेसिटी पर टैक्स लेते हैं, हमें चाहिए। हर मकान की कुछ वैल्यू होती है, हर मकान कुछ कहता है, कुछ बोलता है, हर मकान की अपनी वैल्यू होती है, उसकी इनहेरेंट कमाने की क्षमता। तो मकान कमाने की क्षमता होती है, इससे कम टैक्स नहीं लेगा। आप टैक्स दीजिए मत दीजिए, आप इनकम रेंट पर मिले ना मिले, मान लो 10,000 रुपए आपका किराया, आसपास किराया मिल रहा है, और आपका कोई दोस्त रिश्तेदार आपका आ गया, कोई रिश्तेदारी में आपका आ गया, वो 10,000 का प्रॉपर्टी को आपने उसको 2,000 में दे दिया, ठीक है ना, तो 2,000 रुपए किराया पे दिखा दिया, एक्चुअल रिसीट दिखा दिया, 24,000 साल दिखा दिया आपने इनकम। तो गवर्नमेंट कहेगी नहीं, हम 24 नहीं लेंगे, हम 1,20,000 टैक्स लेंगे आपसे, 10,000 पर हम चार्ज करेंगे हम आपसे। आपका रिश्तेदार था तो आपने छोड़ दिया, ये आपकी गलती, आप क्या छोड़े, हम नहीं छोड़ेंगे। भले हमें 24,000 मिला साल भर का, मगर वो इनहेरेंट कैपेसिटी, मकान की कमाने की क्षमता क्या थी, 1,20,000 थी, और आपने क्या किया है, 24,000 का लिया है, तो गलती आपकी, आप कम क्यों लिए, आप कम क्यों लिए, ये आप नुकसान सही है। हम तो 1,20,000 टैक्स देंगे, भले मिला है 24,000 रुपए, देना पड़ेगा 1,20,000 देना पड़ जाएगा। तो मकान की क्योंकि लोग झूठ बोलते हैं ना, जिसे कह रही थी ना, झूठ बोलते हैं लोग, 10,000 लिए होंगे 2,000 दिखा देंगे, झूठ बोल देंगे ताकि टैक्स कम बन जाए, सब ऐसे करने लगेगा।
ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट कहा कि हम मकान की इनहेरेंट कैपेसिटी स्टेप 2 पर, जो स्टेप 2 में किया था लोग, हर मकान का स्टेप 2 जब लगाओगे, स्टेप 2 पर मकान की इनहेरेंट कैपेसिटी मिल जाती है।